समय बीतता गया और गारंटीड एडमिशन वाले छात्र एक एक करके मंच पर आते गए। इन छात्रों को स्कूलों द्वारा चुना गया था। इसी तरह उन्हें भी अपने पसंदीदा स्कूल को चुनने का मौका मिला। तीसरा स्थान, तपन। कुछ घंटों के बाद एल्डरलिन ने तपन का नाम पुकारा। आर्य ने एक गोल मटोल लड़के को मंच की ओर दौड़ते देखा। उसके चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान थी। आर्य ने अपनी ठुड्डी को महसूस किया। उसे इस छात्र की थोड़ी याद थी। ऐसा लग रहा था कि यह वही था जिसने ललिता के साथ मिलकर दूसरों का बचाव किया था। आर्य ने फिर ललिता की ओर देखा। ललिता ने उसकी नज़र को भांप लिया। सिर हिलाते हुए उसने कहा, तपन काफ़ी मजबूत है। स्क्रीन पर तपन का क्लिप चलने लगा। छात्र इंसेक्टोइड्स के समुद्र से घिरे हुए थे। जहां भी कोई खाली जगह होती, तपन वहां दिखाई देता। उसका गोल चेहरा गंभीरता से भरा था। वह अपनी तलवार को बड़े बड़े वार के साथ लहरा रहा था, जिससे उसे काफ़ी वीरतापूर्ण रूप मिल रहा था। तपन भी प्रशंसा के साथ अपनी क्लिप देख रहा था। मैं वास्तव में बहुत हैंडसम हूँ। यह उस सन की आर्य के प्रदर्शन के बराबर होना चाहिए, है ना? वह अपनी खुद की इतनी प्रशंसा कर रहा था। उसे कितनी फैंगल्स मिलेंगी, इसके बारे में सोचकर वह काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा था। स्क्रीन पर सभी ने तपन को खुद को प्रशंसा से देखते हुए देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, ये गोल मटोल लड़का कितना प्यारा है। वह खुद को इतनी प्रशंसा से क्यों देख रहा है? लेकिन वह बहुत मजबूत है। हालांकि वह आर्य के साथ तुलना नहीं कर सकता, फिर भी वह दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत है। तपन को खुद को प्रशंसा से देखते हुए देखकर शिक्षकों के मुंह भी ऐंठ गए। तपन, तुम्हारी प्रतिभा काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र से सबसे ज़्यादा खुश हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम हमारे स्कूल एम्परर कैपिटल एकेडमी में आ सकते हो, हैरी ने कोमल मुस्कान के साथ प्रस्ताव दिया। तपन, हमारी साउदर्न चिन यूनिवर्सिटी भी आपका स्वागत करती है और हम आपको सीधे कुलीन मार्शल आर्ट्स क्लास में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। संसाधनों के मामले में मेरा मानना है कि यह एम्परर कैपिटल एकेडमी से बेहतर होगा, एक सुंदर परिपक्व महिला ने मुस्कान के साथ कहा। तपन, हमारी लैंग यू एकेडमी भी आपका स्वागत करती है। स्थितियां साउदर्न चिन यूनिवर्सिटी के बराबर हैं, एक साधारण दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। हमारी लुओशुई यूनिवर्सिटी भी आपका स्वागत करती है। ... ऐसे प्रोडिजी के लिए एम्परर कैपिटल एकेडमी बहुत अधिक संसाधन नहीं देगी, लेकिन एम्परर कैपिटल एकेडमी से कमतर उन स्कूलों के लिए ये लड़का काफ़ी अच्छा छात्र था। तपन ने अपनी पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना लोकप्रिय होगा। इतने सारे स्कूल, उसे कौन सा चुनना चाहिए? एम्परर कैपिटल एकेडमी। एम्परर कैपिटल एकेडमी अच्छी थी, लेकिन वह वहाँ केवल एक साधारण छात्र होगा। उसके पास कोई संसाधन लाभ नहीं होगा। यदि वह अन्य अकादमियों में जाता है तो वे एम्परर कैपिटल एकेडमी जितनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन अंतर को संसाधनों से भरा और हल किया जा सकता है। इसके अलावा वह एक सीधा एलीट क्लास का छात्र होगा। क्या वहाँ बहुत सारी फैंगल्स होंगी? एकमात्र सवाल यह था कि इतने सारे स्कूल थे तो उसे कौन सा चुनना चाहिए। ठीक जब तपन के चेहरे पर उलझन दिखाई दी, साउदर्न चिन यूनिवर्सिटी की उस खूबसूरत शिक्षिका ने अपने होंठ उठाए, मुस्कुराए और कहा, तपन, हमारे स्कूल में अन्य स्कूलों की तुलना में सबसे सुंदर लड़कियां हैं। तपन का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसने अपना पेट अंदर खींचा और गंभीरता से कहा, मैम, आपका क्या मतलब है? आपने मुझे सबसे पहले आमंत्रित किया है, मैम। मैं आपकी उम्मीदों को कैसे धोखा दे सकता हूँ? इसका लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। सुंदर शिक्षिका ने एक कोमल मुस्कान दी। तुम वास्तव में एक विनम्र और अच्छे छात्र हो। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसकी योजना सफल रही। उसने यौवन की दहलीज पर खड़े ऐसे बहुत से युवा लड़कों को देखा था। शिक्षक, छात्र, हैरी सबसे ज्यादा उलझन में था। क्या वह सबसे पहले निमंत्रण देने वाला नहीं था? तपन को इतना गंभीर देखकर उसे ये भी संदेह हुआ कि क्या उसे गलत याद है। ब्रॉडकास्ट का कमेंट सेक्शन फट पड़ा। ओह शिट, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वह बहुत ज्यादा यथार्थवादी है। क्या तुम औरतें शैतान हो? क्या तुम मर्द हवस के पुजारी हो? शापित मोटे मर्द ऐसे नहीं होते। तपन, जो अपनी ही कल्पना में डूबा हुआ था, ने स्पष्ट रूप से यह नहीं देखा कि उसने अपने सभी साथी पुरुष हमवतन लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया। आर्य ललिता की तिरस्कारपूर्ण नज़र महसूस करते हुए भावशून्य होकर बैठा था। उसने आकाश पर एक नज़र डाली। उस क्षेत्र में मारने की मंशा उबल रही थी। कैसा रहे अगर हम इस मोटे को मारने का कोई मौका ढूंढें? तुम बस इस विचार को अपने तक ही सीमित क्यों नहीं रख सकते? तुम्हें इसे इतना जाहिर क्यों करना पड़ा? बहुत नादान। उसने बद्दुआ दी कि इस मोटे को कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तपन अपनी कल्पना में डूबा हुआ था। उसने अपने आसपास के लड़कों को नज़रअंदाज किया और खुशी खुशी अपनी सीट पर लौट आया। एल्डरलिन का मुंह फड़क गया। उन्होंने अपनी आंखों में थोड़ी नरमी दिखाते हुए ललिता की ओर देखा। दूसरा स्थान, ललिता। ललिता उठी और अपने लंबे कदमों के साथ मंच की ओर चली गई।
दृश्य में ललिता को छात्रों को इकट्ठा करते हुए और इंसेक्टॉइड्स का वध करते हुए दिखाया गया। इंसेक्टॉइड्स के समुद्र के बीच ललिता की आकृति वीरतापूर्ण थी। उसकी तेज तलवार अजेय थी। जो लोग ललिता को पहले नहीं जानते थे वे तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। आर्य ने गहरी सांस ली। वह स्पष्ट रूप से एक लड़की है, लेकिन वह इतनी हैंडसम क्यों दिख रही है? जैसे ही क्लिप समाप्त हुई, हैरी मुस्कुराया और बोला, ललिता, हमारी एम्परर कैपिटल एकेडमी में आओ। तुम्हारे साथ एक एलीट छात्र जैसा व्यवहार किया जाएगा। लीकून भी हंसे और बोले, ललिता, फेडरल यूनिवर्सिटी तुम्हारा स्वागत करती है। हमारे प्रिंसिपल एल्डरलिन के पुराने दोस्त हैं। मेरा मानना है कि एल्डरलिन भी चाहते हैं कि तुम फेडरल यूनिवर्सिटी आओ, है ना? लीकून के इस बार आने का कारण एल्डरलिन का निमंत्रण था। उन्हें यहाँ दो असाधारण प्रोडिजीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। ललिता की शक्ति थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी गॉडार्ड बेहद शक्तिशाली थी। उसका चरित्र भी काफ़ी अच्छा था। अगर वह कड़ी मेहनत करती तो उसका भविष्य अच्छा होता। हैरी का मुंह फड़क गया। वह वास्तव में तुलना नहीं कर सकता था। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, लीकूंग, अगर ललिता तुम्हारी है तो आर्य हमारा है। ये शब्द सुनकर लीकूंग एक पल के लिए सन्न रह गए और फिर हंस पड़े। एक डरावनी और भारी आवाज के साथ उन्होंने कहा, कितना बचकाना। केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं। एक वयस्क के रूप में बेशक मैं सब लूंगा। लीकूंग के वाकपटु भाषण से हैरी का चेहरा फड़क गया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ ले लोगे? अगर अभी सीधा प्रसारण नहीं होता, साथ ही अपनी छवि को ध्यान में रखते हुए वह अपनी मुट्ठी लीकूंग के चेहरे पर दे मारता। वह वास्तव में चाहता था कि वह गाली दे सके। ये बहुत बुरा लग रहा था। इस पल ललिता ने देखा कि माहौल थोड़ा सख्त है। उसने अपनी आंखें घुमाईं और उसे एक साहसी विचार आया। उसने उन दोनों को देखा जो भावनाओं से भरकर एक दूसरे को घूरने लगे थे, और एक मुस्कान के साथ बीच में बोली, ओम शिक्षकों, मैं उसी स्कूल में रहना चाहती हूँ जिसमें आर्य है, इसलिए आर्य के चुनने के बाद मैं बस एक अतिरिक्त उपहार रहूंगी। उसके लिए ये दोनों स्कूल एक जैसे थे। वह उस लड़के की आधी जिंदगी की कर्जदार थी। अगर वह उसी स्कूल में होती तो एहसान चुकाना आसान होता। उस लड़के ने उसे इतनी गंभीर परिस्थिति में लगभग हंसा दिया था। बेशक उसे मौके पर वापस पाना था, तो वह इस अनन्य को 2 से गुना करके आर्य को उपहार में दे देगी। आर्य, छात्र और शिक्षक, दर्शक, ईशानी, जो ये देख रही थी, ने धीरे धीरे अपनी मुस्कान खो दी क्योंकि उसके चेहरे का तापमान गिर गया। आर्य, बुरा नहीं है ना? तुम एक ट्रायल पर जाते हो और एक प्यारी लड़की के साथ जुड़ जाते हो। हा 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 हा। दूसरी तरफ अलीशा मुस्कुराए और अपने गाल को सहारा दिया। हा हा, वह वास्तव में सीनियर स्कूलमेट हैं। ये ललिता बहुत ही उत्कृष्ट लड़की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सीनियर स्कूलमेट के समान स्कूल में रहना चाहेगी। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी। ज़्यादा समय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सीनियर स्कूलमेट का पीछा करना अब संभव नहीं होगा। विक्रम के होंठ पागलों की तरह ऊपर उठे। अच्छा लड़का, आर्य। इस तरह ईशानी अभी भी डैडी की लड़की रहेगी। सुनीता का चेहरा उलझन में था। ये लड़की काफ़ी अच्छी थी और उनके बेटे के लिए उपयुक्त थी, लेकिन वह अभी भी चाहती थी कि ईशानी और आर्य साथ रहें। माहौल शांत हो गया। कुछ पलों बाद लीकून हंसे। हा हा हा, अच्छा, तुम दोनों साथ में। हैरी कैसा रहेगा? क्या तुम मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? हैरी ने तंज कसा। चलो करते हैं। दोनों ने आर्य को ऐसे देखा जैसे बड़े बुरे भेड़िए छोटे सफ़ेद खरगोशों को देख रहे हों। एल्डरलिन को ललिता की पसंद से कोई आपत्ति नहीं थी। वह परिपक्व थी। वह जानती थी कि क्या करना है। वे मुस्कुराए और बोले, उस स्थिति में आर्य तुम भी ऊपर आ जाओ। छात्रों की आंखें ईर्ष्या से चमक रही थीं। वे उसे शक्ति और लुक्स में नहीं हरा सकते थे, लेकिन अब ललिता भी उसी स्कूल को चुनना चाहती थी जो आर्य ने चुना था। वे क्या कर सकते थे? वे बहुत हताश थे। आर्य सन्न रह गया। अपने आसपास के छात्रों की नज़रों को महसूस करते हुए उसका दिल थोड़ा ठंडा हो गया। ललिता स्कूल नहीं चुनना चाहती थी और उसने परेशानी उसे दे दी। अब उसे 2 गुना दबाव झेलना होगा। उनकी प्यासी आंखों को देखते हुए आर्य बेजान होकर मंच की ओर चला गया। आर्य ललिता के बगल में खड़ा हो गया। आर्य ने देखा कि ललिता उसकी ओर शरारत भरी नज़रों से मुस्कुरा रही थी। उसका मुंह हेंट गया। ठीक है, तुम अब और ढीठ हो गई हो। मैं हार गया। वह इसे याद रखेगा। उसे मौका मत ढूंढने दो। माहौल तनावपूर्ण हो गया। हैरी और लीकून ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग लड़ाई के दृश्यों से भरे हुए थे। उनकी आंखों के बीच एक ब्रह्मांड का जन्म होता प्रतीत हुआ। आकाशगंगाएं गायब हो गईं, यहाँ तक कि दाव भी नष्ट हो गया। ये देखकर आर्य खुशी खुशी एक प्राचीन दुनिया बनाने वाली लड़ाई की कल्पना करने लगा। ललिता बेहद निशब्द थी। यह आदमी फिर किस अजीब चीज़ के बारे में सोच रहा था। कुछ पलों बाद हैरी ने कहा, आर्य, अगर तुम हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी में आते हो तो तुम सीधे एलीट क्लास में जाओगे और हर महीने 2 3rd लेवल कल्टिवेशन सीरम पाओगे।
लीकून ने तुरंत कहा, मैं एक और थर्ड लेवल कल्टिवेशन सीरम जोड़ूंगा। हैरी ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं 1 किलो स्पिरिट गोल्ड जोड़ूंगा। उस तरह आर्य स्कूल में अपना खुद का स्पिरिट पावर कवच बना सकता है। आर्य थोड़ा सन रह गया। स्पिरिट गोल्ड, स्पिरिट पावर्ड कवच, यह क्या था? हालांकि उसने बहुत शांत व्यवहार किया, जैसे कि वह बहुत जानकार हो। इस तरह उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जाएगा। हालांकि उसे उम्मीद थी कि यह कल्टिवेशन संसाधन नहीं होंगे। उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। लीकून ने भौहें सिकोड़ी और फिर हंसे। 1.5 किलो। हैरी की आंखें चमकीं। कल्टिवेशन संसाधनों के मामले में दोनों स्कूलों में कोई अंतर नहीं था। एक विशेष प्रतियोगिता की आवश्यकता थी। वह सुंदर लड़कियों के कारण साउदर्न चिन अकेडमी से हार गया था। अचानक हैरी को एक विशेष विचार आया। यह उसकी जीत की कुंजी होगी। सुंदर लड़कियां, अगर मैं बस उस एक को बाहर लाऊं तो ये जीत पक्की हो जाएगी। ये सोचकर हैरी ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई और लीकून को देखा। लीकून हैरी के लुक से थोड़े उलझन में थे, लेकिन जल्द ही लीकून जान गए। हैरी मुस्कुराया और बोला, आर्य, हमारी एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास में आने का एक विशेष लाभ है। आर्य की आंखें चमक उठीं और पूछा, वह क्या है? क्या ये कोई विशेष कल्टिवेशन विधि थी? विशेष स्पिरिट भोजन? आर्य की दिलचस्पी देखकर हैरी और भी मुस्कुराया। आर्य, मेरा मानना है कि तुमने सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक का नाम सुना है ना? ये कहे जाने के साथ लीकून का चेहरा तुरंत बदल गया। बहुत अच्छा नहीं है। साधारण छोटे लड़के वास्तव में उसे संभाल नहीं सकते थे। आर्य ने ये सुना और सन रह गया। फिर उसने भौहें सिकोड़ी और सोचा, मुझे इसकी कुछ याद आती है। हर कोई, उन्होंने आर्य को अजीब नज़रों से देखा। आर्य पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या हुआ? उसका पिछला जीवन एक कल्टिवेशन का दीवाना था जो केवल कल्टिवेशन जानता था। वह यहाँ केवल 1 महीने के लिए ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। वह हर दिन ट्रायल की तैयारी कर रहा था। उसे केवल एक आभास था, क्योंकि यह सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक बहुत प्रसिद्ध थी। उसने इसके बारे में कहीं सुना था। ललिता की आंखें फैल गईं और उसने सदमे में आर्य को देखा। तुम सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक कायरा को भी नहीं जानते? क्या तुम किसी जंगल में रहते हो? आर्य ने निशब्द होकर ललिता की ओर देखा। मैं बस कल्टिवेशन में डूबा हुआ था। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। मैं एक मेहनती छात्र हूँ, तुम्हारी तरह नटखट बच्चा नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर किसी ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने यह नहीं सुना। इस बीच हैरी ने यह सुना और उसका हाव भाव अजीब हो गया। उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था जब आर्य ने कहा कि वह सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक के बारे में नहीं जानता। अब जब आर्य ने कहा कि वह एक अच्छा छात्र है, किसी कारण से उसने जबरदस्ती इसे स्वीकार कर लिया। वह सूखी हंसी हंसा, हा। ऐसा लगता है कि आर्य वास्तव में एक मेहनती छात्र है। प्रोडिजीज को ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसने जारी रखा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले लाभों के बारे में बताऊंगा। सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक कायरा एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास के लिए हमारी मानद व्याख्याता हैं। जो छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। फिर वह आर्य की ओर एक ऐसी नज़र से मुस्कुराया जो मर्दों वाली थी। आर्य निशब्द था। हालांकि हैरी इसके बारे में बहुत सूक्ष्म था, यह एक प्रलोभन चाल थी, है ना? क्या मजाक है? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो इसमें फंस जाएगा? मैं, आर्य, एक जंगलर, कोई भावनाएं नहीं रखता। मैं मिस कायरा को अभी कॉल कर सकता हूं और उनसे बात करा सकता हूं। उसने पहले ही आर्य का युद्ध वीडियो स्कूल को भेज दिया था। स्कूल ने कहा था कि वे जहां भी संभव हो सहयोग करेंगे। उसका मानना था कि कायरा के साथ एक कॉल शायद काम करेगी, है ना? ठीक जब हैरी कॉल करने वाला था, लीकून ने तुरंत उसे रोका, रुको हैरी, यह नियमों के खिलाफ है। तुम्हें क्या लगता है कि कायरा को अपना खिताब कैसे मिला? यहाँ तक कि हम भी उसकी सिडक्शन गॉड आर्ट के खिलाफ बचाव नहीं कर सकते। आर्य की तो बात ही छोड़ो। आर्य ने ये सुना और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक कायरा सिडक्शन गॉड आर्ट। उसे लगा कि उसने इसके बारे में पहले कहीं सुना है। चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। कुछ पलों बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसे याद आ गया, कुछ साल पहले जब इंसानों और ब्लेड डीमंस के बीच संघर्ष हुआ तो कायरा ब्लेड डीमन क्षेत्र की सीमा पर एक शहर में घुस गई। उस दिन जो हुआ उसने मानव जाति और ब्लेड डीमन जाति दोनों को चौंका दिया। बस एक ही नज़र में सिटी लॉर्ड, जो मानव जाति के अपच ओपनिंग स्टेट के बराबर था, ने उसकी सिडक्शन गॉड आर्ट के तहत आत्महत्या कर ली। सैकड़ों हजारों सैनिकों ने उन्हें धोखा दिया और महान शहर गिर गया। एक नज़र शहर को मोहित कर देती है। कायरा, ये वह प्रसिद्ध लड़ाई थी जिसने कायरा को सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक का खिताब दिया। उसकी सिडक्शन गॉड आर्ट अनूठा थी। ओह शिट, आर्य हैरान था। हैरी, ये हदों को पार करना है। मैं केवल एक बच्चा हूँ। हैरी मुस्कुराया। लीकून, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रलोभन? क्या तुम्हें लगता है कि कायरा एक स्टार लेवल प्राणी है?
लीकून ने अपना मुंह खोला लेकिन केवल नाखुश होकर बंद कर लिया। वास्तव में यहाँ तक कि कायरा भी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के माध्यम से किसी के खून को केवल थोड़ा सा दौड़ा सकती थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह अभी भी बेहद सुंदर थी। वह एक यंग ड्यूक थी और बेहद सुंदर थी। कोई भी पुरुष उसके साथ एक से एक ट्यूशन चाहेगा। यही कारण था कि उसने केवल कायरा की बात की, भले ही एम्परर कैपिटल एकेडमी में मानद व्याख्याताओं के रूप में 4 यंग ड्यूक थे। लीकून को स्वीकार करना पड़ा कि यह काफ़ी प्रभावी था। हालांकि उनका स्कूल इस पहलू में बहुत अच्छा नहीं था। हर विश्वविद्यालय में मानद व्याख्याताओं के रूप में कुछ यंग ड्यूक होंगे। ये केवल संख्याओं की बात थी। उनके स्कूल में भी मानद व्याख्याताओं के रूप में महिला यंग ड्यूक थी। हालांकि उस महिला यंग ड्यूक के बारे में सोचकर लीकून का मुंह हैंग गया। ओह शिट, ये दिल का दौरा पड़ने जैसा एहसास था। उन्होंने संकोच किया, लेकिन फिर भी उस यंग ड्यूक को बुलाया। आखिरकार वह यंग ड्यूक कायरा की प्राकृतिक दुश्मन थी। कम से कम ये हैरी की योजना में हस्तक्षेप करेगा। इस पल हैरी की कॉल कनेक्ट हो गई। एक मोहक और आलसी आवाज़ आई, हैरी। बस यह आवाज़ ही किसी को अपनी कल्पनाओं में डुबो सकती थी। फिर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। पुरुष और महिला दोनों सहज रूप से उस आकृति को देखने लगे। हालांकि प्रोजेक्शन ने केवल उसका सिर दिखाया। मोहक, ये पहला शब्द था जो सभी के दिमाग में आया। उसके लंबे, सुंदर, हल्के गुलाबी बाल थे। उसकी बाईं आंख के कोने पर एक उत्तम आंसू का तिल था। उसने गुलाबी होंठ उठाए थे। बस एक साधारण हाव भाव ने सभी को मोहित महसूस कराया। भले ही वह अपनी गॉडार्ट का उपयोग नहीं कर रही थी, फिर भी वह प्रलोभन की उस आभा को उत्सर्जित कर रही थी। लेकिन गनीमत थी कि उसने अपनी गॉडार्ट का उपयोग नहीं किया, इसलिए सबने बस एक बार उसे देखा और जाग गए। लड़कियों को ठंडा पसीना आ गया। ओह माय, उन्हें लगा कि वे अब स्ट्रेट नहीं रहीं। हैरी लगभग अपना संयम खो बैठा और वह हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र मिला है। वह भविष्य में एक यंग ड्यूक बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे आमंत्रित करने में मेरी मदद करेंगी। कायरा ने यह सुना और तुरंत समझ गई कि हैरी का क्या मतलब है। उस जैसी किसी के लिए प्रलोभन वास्तव में आसान था। हालांकि जिस छात्र को मोहित किया जा सकता था, उसकी मानसिकता साधारण थी। भले ही उसकी प्रतिभा अच्छी हो, उसका कोई भविष्य नहीं था। लेकिन चूंकि हैरी ने यह कहा, तो निश्चित रूप से वह स्वीकार नहीं करेगी। उसने ललिता और आर्य को देखा। तुम दोनों की प्रतिभा बुरी नहीं है। 2 छोटे लोग हमारे स्कूल में आना चाहते हो। ललिता आर्य की ओर मुड़ी और सोचा कि यह आदमी क्या कहेगा। आखिरकार आर्य का दिमाग सामान्य नहीं था। आर्य मुस्कुराया और पूछा, टीचर कायरा, क्या आपके स्कूल में वह यंग ड्यूक है जो लड़ने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करता है? जैसे ही आर्य ने यह कहा, कायरा की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। फिर उसकी आंखें टिमटिमाई और कोमल हो गईं। मुट्ठी कला के मामले में कोई भी यंग ड्यूक तुम्हें सिखाने में सक्षम होना चाहिए। सभी यंग ड्यूक मुट्ठी कला में अनुभवी थे, लेकिन यह उनकी विशेषता का क्षेत्र नहीं था। सबसे अनुभवी। कायरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा। वह किसी भी छात्र को उसे नहीं देना चाहती थी। ये सुनकर लीकून के होंठ पागलों की तरह ऊपर उठ गए। उन्होंने कहा, आर्य, अगर बात उस यंग ड्यूक की है जो मुट्ठी कला में सबसे मजबूत है, तो वह निश्चित रूप से हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी से है। मैं उसे अभी बुला रहा हूँ, एक पल रुको। जब कायरा ने यह सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह लीकून की ओर मुड़ी और कहा, फेडरल यूनिवर्सिटी? क्या तुम उस धातु की मुट्ठी वाली मादा तीरेक सेल से संपर्क कर रहे हो? लीकून का शरीर जम गया और उनकी मुस्कान भी। ये सिर्फ एक सरसरी नज़र थी, लेकिन फिर भी बहुत मोहक थी। वह कायरा और उस यंग ड्यूक के बीच के रिश्ते के बारे में जानते थे। उसके सामने ये कहना कि वह उस यंग ड्यूक से संपर्क कर रहे हैं, मौत की सीमाओं का परीक्षण करना था। आर्य ने जमे हुए लीकून को देखा और महसूस किया कि चीज़ें बहुत ठीक नहीं लग रही थीं। वह बस एक स्कूल चुनना चाहता था। ऐसा क्यों लग रहा था कि 2 यंग ड्यूक आ रहे हैं? क्या इसका मतलब यह था कि अगर उसने एक को चुना तो उसे दूसरे द्वारा पीटा जाएगा? उसे अचानक चिंता होने लगी। इस पल लीकून के फोन से एक अजीब आवाज़ आई, डोंग डोंग डोंग। डकार। उसी समय एक काले बालों वाली महिला का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक दबंगई वाला भाव था। उसके लंबे काले बाल लापरवाही से उसके पीछे पड़े थे। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन अभी एक शराबी आदमी जैसी लग रही थी। उसके गोरे चेहरे पर शराब की वजह से कुछ लाली दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी आंखों से नशा झलक रहा था। उसके लाल होंठ थोड़े खुले थे और शराब की महक वाली सांस बाहर छोड़ रहे थे। उसे देखकर लीकून ने अपनी छाती पकड़ ली। ये शराबी वास्तव में अभी भी पी रही थी। आर्य, ये व्यक्ति वास्तव में एक यंग ड्यूक है। एक महिला। वह जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसे लगा कि उसने इस व्यक्ति को पहले देखा है। ये सिर्फ आर्य नहीं था जो हैरान था, हर कोई था। कुछ हद तक उसके शराबी हाव भाव ने शुरुआत में ही सबका ध्यान खींच लिया।
क्या हो रहा है? होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसने कहा जब उसकी उलझन भरी नज़रों ने दृश्य पर एक नज़र डाली। हर कोई, क्या तुमने प्रोजेक्शन कॉल स्वीकार नहीं की? तुम्हें कैसे पता नहीं हो सकता? लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते थे कि वह कौन थी। नैना। हालांकि कोई भी उसके यंग ड्यूक खिताब के बारे में बात नहीं कर सकता था। जो करते थे उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा जाता था। वह और कायरा मानव जाति के दो गौरव के रूप में प्रसिद्ध थीं। वे दो सबसे मजबूत महिला यंग ड्यूक थीं। कायरा की लड़ाई के कुछ दिनों बाद नैना भी एक शहर में घुस गई और एक ही मुक्के से शहर को समतल कर दिया। सूत्रों के अनुसार उन दो लड़ाइयों का कारण कायरा और नैना के बीच एक शर्त थी। हालांकि किसी को भी शर्त की कोई बारीकियां नहीं पता थीं। ब्लेड डीमन रेस सभी में सबसे ज्यादा उलझन में थी। क्या ये दोनों राक्षस थीं? अगर तुम मजबूत हो तो हमसे आमने सामने लड़ो। हम पर घात क्यों लगा रही हो? नैना ने चारों ओर देखा और जब उसने दूसरी तरफ कायरा को देखा तो उसका नशा तुरंत गायब हो गया। उसने अपनी सुंदर भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि उसकी आंखों में एक तीखी रोशनी दिखाई दी। गुलाबी फर वाली लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कायरा ने अपने होंठ उठाए और मुस्कुराए। हाँ, लोहे की मुट्ठी वाली मादा टी रेक्स, मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं यहाँ पहले आई थी। हर कोई, एक दूसरे को देखते ही दोनों ने तुरंत बहस करना शुरू कर दिया। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखकर हैरी का चेहरा हरा पड़ गया। ओह माय, इन दोनों को एक साथ रखने से परेशानी होती है। क्या मुझे कोई बीमा खरीदना चाहिए? ली कूंग एक बेवकूफ़ है। उसने देखा कि ली कूंग ख्यालों में खोया हुआ था और उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मुंह हैंट गया। जब हर कोई कायरा और नैना से विचलित था उसने ली कूंग की टांग पर लात मारी। ली कूंग तुरंत जाग गए और ठीक जब वे फटने वाले थे उन्होंने नैना और कायरा को बहस करते देखा। इस प्रकार उनकी मुस्कान धूर्त हो गई। हालांकि बेहद सुंदर होने के अलावा नैना में कोई स्त्री आकर्षण नहीं था, वह अपनी मुट्ठियों से लड़ती थी। आर्य ने कहा था कि उसे यह पसंद है। वह बहुत खुश महसूस कर रहे थे और नैना को आर्य से मिलवाने की योजना बना रहे थे। हालांकि ली कूंग ने शुरुआत की भविष्यवाणी की थी लेकिन पूरे अंत की नहीं। ओह हाँ, आयरन फिस्ट यंग ड्यूक, नैना। आर्य को आखिरकार याद आ गया कि यह व्यक्ति जाना पहचाना क्यों लग रहा था। क्या ये शराबी महिला वही छोटी बच्ची नहीं थी जिसने उसे वर्चुअल रियलिटी में पीटा था? उसने अपने पिछले जीवन में नैना की लड़ाई को समाचार रिपोर्ट पर देखा था। आखिरकार सरकार द्वारा लड़ाई का व्यापक रूप से प्रचार किया गया था। उसने बस यह नहीं सोचा था कि वह छोटी बच्ची असली दुनिया में बड़ी हो गई थी। यही कारण था कि उसने नैना के छोटी बच्ची वाले संस्करण को नहीं पहचाना। वह हैरान था, वह जीवंत छोटी बच्ची एक शराबी बन गई। क्या हुआ? ये बदलाव बहुत बड़ा था। वह इतना चौंक गया था कि उसने उसका खिताब जोर से चिल्ला दिया। ठीक जब ली कूंग नैना को आर्य से मिलवाने वाले थे उन्होंने आर्य की आवाज़ सुनी और उनकी मुस्कान जम गई। हालांकि यह सिर्फ वे नहीं थे, हर कोई आर्य को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई भूत हो। ललिता कुछ कदम पीछे हट गई, ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। कायरा और नैना दोनों सन रह गईं। फिर कायरा ने आर्य को देखा और खुशी से मुस्कुराए। हा 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 हा, छोटे भाई, तुम मुझे पसंद हो। अगर आयरन फिस्ट मादा टी रेक्स तुम्हारा शिकार करती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक कायरा हूँ। उसने लंबे समय से किसी को नैना को आयरन फिस्ट यंग ड्यूक कहते नहीं सुना था। नैना ने हैरान आर्य को निशब्द होकर घूरा। उसे और गुलाबी फर वाली लोमड़ी को एक ही समय में यंग ड्यूक का खिताब मिला था। गुलाबी फर वाली लोमड़ी ने एक नज़र में एक शहर को नष्ट कर दिया जबकि उसने एक मुक्के में एक शहर को नष्ट कर दिया। कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। लेकिन क्यों? इस गुलाबी फर वाली लोमड़ी को इतना अच्छा खिताब क्यों मिला? उसे यह खिताब क्यों मिला? वह केवल 18 साल की लड़की थी। वह इस खिताब को स्वीकार नहीं कर सकती थी। हे छोटे कमीने, तुमने गलत जगह हाथ रख दिया है। अब लोहे की मुट्ठी का फैसला सुनाने का समय है। जैसे ही वह बोला आर्य को लगा कि माहौल थोड़ा अजीब है। उसने अपनी पलकें झपकाईं और ललिता को देखा। पूरी तरह से भ्रमित होकर उसने पूछा, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? ललिता का चेहरा तना हुआ था। वह मुड़ी और कुछ नहीं बोली। ये लड़का कौन था वह नहीं जानती थी। इस पल ब्रॉडकास्ट से तरह तरह की टिप्पणियां उड़ने लगीं। उसने कह दिया, हैंडसम भैया। आर्य ने वह बात कह दी जो उसे सबसे ज्यादा नहीं कहनी चाहिए थी। पिछली बार जिस व्यक्ति ने ये कहा था उसके पैर अभी भी कांपते हैं और जब वह लोहा नैना यंग ड्यूक को देखता है तो उसे उल्टी आती है। कहा जाता है कि उसे अमानवीय यातना दी गई थी। एक प्रार्थना और मुझे लगता है कि हैंडसम भाई छिप सकते हैं। वह बचाव से परे है। बस मौत का इंतजार करो। वह नैना यंग ड्यूक है। ईशानी की क्लास में ईशानी ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढांक लिया। आर्य की मौत को बुलाने की क्षमताओं का उसका ज्ञान नया हो गया था। अलीशा ने अपना मुंह ढांक लिया और खुशी से हंस पड़ी।
फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और दीदी नैना को संदेश भेजने की योजना बना रही थी कि जब वह आर्य को पीटे तो उस पर नरमी बरते। आर्य ने चारों ओर शांत छात्रों और उन शिक्षकों को देखा जो उसे दया भाव से देख रहे थे। उसकी आंखों में उलझन थी। किसी कारण से उसे लगा कि वह मुसीबत में है। क्या उसने कुछ किया? वह कुछ नहीं जानता था। क्या कोई उसे स्थिति समझा सकता है? इस पल नैना की धीमी आवाज़ गूंजी, तुम्हारा नाम क्या है छात्र? तुम मुझे देखकर बहुत हैरान लग रहे हो। आर्य ने ये सुना और नैना की ओर मुड़ा। उसका चेहरा भावहीन देखकर वह केवल सिर हिला सका और धीरे से उत्तर दिया, हाँ बिग बॉस। मुझे वर्चुअल रियलिटी में आपकी युवा प्रतिरूप द्वारा पीटा गया था। आप छोटी उम्र से ही बहुत मजबूत थीं, बॉस। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने किस वर्जना पर कदम रखा है, लेकिन पहले तारीफ करना सबसे अच्छा था। नैना ने उसके शब्द सुने और एक पल के लिए जम गई। वर्चुअल रियलिटी। फिर उसे याद आया कि एक कंप्यूटर ने उसके युवा होने पर उसका क्लोन बनाया था। ये सुनकर कि आर्य युवा नैना से लड़ा था, यहाँ तक कि कायरा ने भी देखा। जो वर्चुअल रियलिटी में प्रोडिजीज के क्लोन से लड़ सकते थे वे आमतौर पर काफ़ी प्रतिभाशाली होते थे। ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे में कुछ प्रतिभा थी। दोनों को दिलचस्पी लेते देख लीकूंग और हैरी ने एक दूसरे को देखा। अब समय आ गया था उनका ध्यान हटाने का समय। शायद वे आर्य को छिपाने में मदद कर सकते थे। लीकूंग ने कहा, टीचर नैना, टीचर कायरा, आर्य की लड़ाई की क्लिप पर एक नज़र डालें। फिर आर्य के लड़ाई के दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दिए, बेरेन अर्थ गोरिल्ला से लेकर येलोस्टोन क्रिस्टल बीस्ट्स तक और फिर इंसेक्टॉइड्स तक। नैना और कायरा ने काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखा। आर्य को खुशी खुशी स्पिरिट जड़ी बूटियां और जानवरों का मांस इकट्ठा करते देख उनके मुंह हैंग गए। उन्हें लगा कि यह मज़ेदार है। लेकिन प्रोडिजीज सामान्य लोगों से अलग होते हैं और यहाँ तक कि वे खुद भी अलग हैं। जो नियमों का पालन करते थे वे असाधारण नहीं होते थे। फिर आर्य के क्रिस्टल शरीर को देखकर उनकी आंखें सिकुड़ गईं। मार्शल बॉडी गॉड आर्ट। आर्य को उड़ने और 2 एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट्स को ऊपर लाने के लिए विंड एलिमेंट गॉड आर्ट का उपयोग करते हुए देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उसे विंड एलिमेंट गॉड आर्ट में काफ़ी अच्छी महारत हासिल थी। फिर जब उसने लेवल 3 उड़ने वाले इंसेक्टॉइड से लड़ते समय रोशनी कम की तो कायरा ने नैना को अजीब तरह से देखा। बड़ी महारत वाली स्ट्रेंथ गॉड आर्ट, क्रिस्टल शरीर, स्ट्रेंथ गॉड आर्ट, विंड एलिमेंट और वह भयानक युद्ध प्रवृत्ति। ये बच्चा एक प्रोडिजी था। उनकी आंखें चमक उठीं जब उन्होंने देखा कि कुछ 100 विंड ब्लेड्स ने इंसेक्टॉइड्स को मार डाला। उन्होंने मन ही मन कहा और थोड़ी खुश थीं। शायद अब से एक और यंग ड्यूक होगा। उनके लिए यह अच्छा था। मानव जाति में बहुत कम प्रोडिजीज थे। उच्च स्तरीय सभ्यताओं का सामना करते हुए उन पर बहुत दबाव था। विभिन्न जातियां स्वाभाविक रूप से अनुचित थीं। जिस अंतिम मंजिल के लिए आपने अपना पूरा जीवन काम किया वह दूसरों का शुरुआती बिंदु या उससे भी कम हो सकता है। वास्तविकता इतनी कठोर थी। जितने अधिक प्रोडिजीज थे उन पर उतना ही कम दबाव था। क्लिप खत्म होने के बाद कायरा ने कहा, छोटे भाई, क्या तुम एम्परर कैपिटल एकेडमी आना चाहते हो? बड़ी बहन अक्सर तुम्हारे साथ अभ्यास कर सकती है। कायरा की नज़र के कारण आर्य का दिल धड़कना भूल गया। यह महिला वास्तव में भयानक थी। वह स्पष्ट रूप से गॉड आर्ट का उपयोग नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी संभालना मुश्किल था। लेकिन एक ठंडे और कूल जंगलर के रूप में आर्य जानता था कि उसे बस क्लियर माइंड चैंट का उपयोग करने की आवश्यकता है और दुनिया की सुंदरियां बस गुजरते बादल थीं। क्लियर माइंड चैंट सक्रिय, खुश भेड़, सुंदर भेड़, ग्रे भेड़िया, लाल भेड़िया। इस बीच नैना हंसी। बच्चे, ये देखते हुए कि तुम भी मुट्ठियों का उपयोग करते हो, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। अगर यह बच्चा उसके पास आता तो वह उसे बता देती कि कुछ शब्द नहीं बोले जा सकते, हे। फिर उसने कायरा को देखा और अवमानना से मुस्कुराए। गुलाबी बालों वाली लोमड़ी, इस बच्चे की लड़ाई की शैली स्पष्ट रूप से मेरी जैसी है। तुम मुट्ठी कला में मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो। कायरा ने अपने लंबे बालों को झटका और मुस्कुराए। बेशक नहीं, आखिरकार तुम आयरन फिस्ट यंग ड्यूक हो। मैं सिटी चार्मिंग यंग ड्यूक तुमसे कैसे तुलना कर सकती हूँ? नैना ने ये सुना और उग्र हो गई। उसने ठंडेपन से कायरा को घूरा और कहा, गुलाबी बालों वाली लोमड़ी, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? कायरा ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? नैना चिढ़ गई। तुम बस इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ और तुम्हें लोहे की मुट्ठी के फैसले का मजा चखाती हूँ। कायरा मुस्कुराए, मुझे डर है कि तुम मेरे आकर्षण में फंस जाओगी। फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया, शायद लड़ाई की व्यवस्था करने के लिए। ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। स्पष्ट रूप से ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया था। आर्य गायब होते होलोग्राफ को देखकर सन रह गया। रुको, क्या तुम दोनों मुझे आमंत्रित नहीं कर रही थीं? मैंने अभी तय भी नहीं किया है कि किसे चुनना है। तुम ऐसे लड़ना कैसे शुरू कर सकती हो?
ये सब किस बारे में था? सिर्फ आर्य ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी निशब्द थे। क्या ये यंग ड्यूक थे? उनका दिमाग हिल रहा था। वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। हैरी और ली कून ने एक दूसरे को देखा और स्कूल के लिए खेद महसूस किया। काफ़ी नुकसान होने वाला था। यह उनकी गलती नहीं थी। वे बस एक प्रोडिजी को रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सोचते हुए कि वे अभी भी प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने दूसरी ओर देखा। ली कून मुस्कुराए और बोले, आर्य, तुम किसे चुनते हो? भले ही तुम अभी भी मानव जाति के एक प्रोडिजी हो, हम तुम्हें शुभकामनाएं देंगे। हैरी करिश्मा के साथ मुस्कुराया। बेशक उन दोनों को अपने चेहरे के साथ कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। मेरा मानना है, तुम समझ सकते हो ना? आर्य, इन दो बेशर्म कमीनों ने उसे फंसा दिया। चाहे वह कैसे भी चुनता, उसे यंग ड्यूक में से एक द्वारा पीटा जाएगा। जीवन ने अपना अर्थ खो दिया है। पत्रकारों की लहर को आते देख आर्य की आंखें चमक उठीं। उसने आकाश की ओर दया भाव से मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, श्रीमान ली से कहना कि मैं कल स्कूल वापस आऊंगा। फिर एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि हवा घूमी, जिससे उसे आसमान में उड़ने की अनुमति मिली। भागने का समय आ गया था। वह घर जाएगा और अपने माता पिता का इंतजार करेगा। आर्य को आसमान में उड़ते देख आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला और एक हताश चीख निकाली, ओए, कम से कम मुझे अपने साथ ले चलो। ये देखकर साफ था कि आर्य के भागने के बाद उनका खेल खत्म हो गया था। आर्य को आसमान में गायब होते देख सबने ऊपर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। इस आदमी ने उन्हें ऐसे धोखा दिया। उसका विवेक कहाँ था? उन्होंने हताश पत्रकारों की ओर देखा, जिन्होंने अपना मुख्य लक्ष्य खोने के बाद अपनी भूखी आंखें उनकी ओर मोड़ दी थीं। आर्य पूरी गति से उड़ रहा था। अगर किसी पत्रकार ने उड़ने वाले जहाज से उसका पीछा किया तो ये काफ़ी परेशानी भरा होगा। आधे घंटे तक उड़ने के बाद आर्य ने चारों ओर देखा और पाया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। हे, मैं वास्तव में बहुत होशियार हूँ। मैंने अपने दोस्तों को दिखावा करने का मौका छोड़ दिया। अब वे उसके किए के लिए बहुत आभारी होंगे, है ना? आर्य ने बहुत खुशी महसूस की कि उसने कुछ अच्छा किया। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और नेविगेशन खोला। आखिरकार यह उसकी पहली बार थी। उसे रास्ता नहीं पता था। दिशा चुनने के बाद आर्य घर की ओर उड़ गया। घर जाने का समय हो गया। लगभग 1 घंटे बाद आर्य अपने यार्ड में घुस गया। उसने उस परिचित ट्रेनिंग ग्राउंड को देखा जिसका उपयोग वह हर सुबह ईशानी के साथ करता था और मुस्कुराया। बाहर जाने के बाद उसे पता चला कि घर सबसे अच्छा था। मैं, आर्य, एक घर पर रहने वाला आदमी हूँ। आर्य ने अपनी चाबियां निकाली और हवेली का दरवाजा खोला। वह अपने माता पिता और ईशानी को सरप्राइज देने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह मुड़ा, उसने ईशानी को लिविंग रूम में खड़े देखा और धीरे से बोलते हुए सुना, स्वागत है, भैया। आर्य का शरीर अकड़ गया। उसने ईशानी को आश्चर्य से देखा और पूछा, ईशानी, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? ईशानी ने अपने लंबे बाल झटके और धीरे से मुस्कुराए। क्योंकि ईशानी ने अनुमान लगाया कि भैया जल्दी वापस आ रहे होंगे, इसलिए मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया और आपके इंतजार में घर पर रही। आर्य का मुंह हैंग गया। ओह माय, क्या ये सब कुछ जानती थी जो उसने किया था? उसे तुरंत सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। ठीक जब आर्य की आंखें चमक रही थीं, ईशानी स्वाभाविक रूप से आर्य के पास चली गई। फिर उसने धीरे से अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया और उसके कपड़े कसकर पकड़ लिए। आर्य, रुको, यह क्या है? ईशानी की हल्की खुशबू उसकी नाक में गई, जिससे उसका शरीर तनावपूर्ण और सख्त हो गया। यह ईशानी थी, वह मुस्कुराती लेकिन काले दिल वाली ईशानी। आर्य को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही आर्य का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि ईशानी का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आर्य चुप हो गया और अपने कठोर हाथ बढ़ाए और उसकी पीठ थपथपाए। माफ करना। ईशानी का शरीर अकड़ गया और फिर उसकी कांपती हुई आवाज़ गूंजी, आप किस लिए माफ़ी मांग रहे हैं भैया? आपने कुछ गलत नहीं किया। आर्य का तनावपूर्ण शरीर धीरे धीरे ढीला हो गया जब उसने उसकी पीठ थपथपाई और उसके लंबे काले बालों को सहलाया। उसने धीरे से कहा, क्या मैंने तुम्हें चिंता में डाला? माफ़ करना, माँ और डैड भी चिंतित होंगे। माफ़ करना। हालांकि आर्य को नहीं लगा कि उसने इंसेक्टॉइड से लड़कर और साथी छात्रों को बचाकर कुछ गलत किया है, लेकिन उसने अपने परिवार को चिंता में डाल दिया। माफ़ी मांगना सबसे अच्छा था। ईशानी ने यह सुना और उसका शरीर आराम में आ गया, लेकिन उसने अपना सिर आर्य की छाती पर रखा और कराहते हुए कहा, चूंकि आप जानते हैं, आपने फिर भी ऐसा क्यों किया? आर्य ने अपना चेहरा खुजलाया और जवाब दिया, कुछ चीज़ें अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे फिर भी करनी होंगी। अपने दिल के प्रति सच्चा रहना सबसे महत्वपूर्ण है ना? अगर खतरा होगा तो मैं भाग जाऊंगा। और देखो, मैंने माँ से किया गया वादा पूरा किया और मैं घायल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ शर्त भी जीती। ईशानी गुस्से में हंसी और बोली, आप अभी भी उस बारे में सोच रहे हैं? आर्य ने ये सुना और उसका दिल ठंडा हो गया। तुम धोखा देने की योजना तो नहीं बना रही हो?
अगर ऐसा हुआ तो वह प्रेरणा खो देगा। ईशानी ने अचानक ऊपर देखा। उसने अपनी नम आंखों से आर्य को घूरा जब वह पीछे हटी और अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसने उसे अनलॉक किया और आर्य की ओर फेंक दिया। ये लो, रख लो। आर्य ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई खजाना हो। उसने रिकॉर्डिंग ढूंढी और उसे एक ही बार में हटा दिया। ये देखकर आर्य ने राहत की सांस ली। ठीक जब आर्य फ़ोन वापस ईशानी को दे रहा था, वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। आप फ़ोन रख सकते हैं, मैंने नया खरीद लिया है। फिर ईशानी ने अपना नया फ़ोन निकाला और उसे लहराया। फिर उसने प्ले दबाया। वह जानी पहचानी आवाज़ फिर से गूंजी। आर्य ने बदहवासी से ईशानी को देखा। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग दोगी? ईशानी ने अपने लंबे बाल झटके और धीरे से कहा। ईशानी ने पहले ही भैया को दे दी। मैंने फ़ोन भी दे दिया। ये तो बस एक बैकअप है। ईशानी के पास कई क्लाउड ड्राइव्स में बैकअप हैं। आर्य का शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा बेजान हो गया। उसने बस सोचा था कि वह उसके बारे में चिंता करने के लिए प्यारी और गर्मजोशी से भरी थी। उसका दिल वास्तव में बहुत काला था। इस पल ईशानी मुस्कुराए और बोली, भैया ट्रायल से थक गए होंगे, ऊपर जाए और थोड़ा आराम कीजिए। जब माँ और डैड घर आएंगे हम रात का खाना खाएंगे। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर उसने बेजान आर्य को नज़रअंदाज किया और ऊपर चली गई। आर्य ने अपनी कड़वी भावना को दबाया और अपने शरीर को घसीटते हुए ऊपर ले गया। वह अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह सेल्फ आइसोलेशन में चला गया। ईशानी के कमरे में ईशानी शर्मिंदगी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कंबल से अपना चेहरा ढांक लिया क्योंकि उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। कुछ पलों बाद उसने सावधानी से नया फ़ोन निकाला और क्लिप खोली। अंदर आर्य की ईशानी को गले लगाते हुए और उसके लंबे बालों को सहलाते हुए एक तस्वीर थी। ईशानी क्लिप में उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने इसे क्लाउड डिस्क पर सावधानीपूर्वक अपलोड करने और एक जटिल पासवर्ड सेट करने से पहले कुछ बार देखा। फिर वह अपने बिस्तर पर तब तक लुढ़कती रही जब तक कि उसने खुद को पूरी तरह से कंबल में नहीं लपेट लिया। उसकी धीमी हंसी कमरे में गूंज उठी। आर्य अपने बिस्तर पर चेहरे पर संतोष का भाव लिए लेटा था। जंगल में अस्तित्व बचाने के वे कुछ दिन बहुत कठोर थे। घर पर उसका बिस्तर कहीं अधिक आरामदायक था। वह आज वास्तव में बस एक आलसी मछली बनकर पड़े रहना चाहता था। इस पल उसकी आंखें चमक उठीं। उसे कुछ सूझा, इसलिए वह जल्दी से उठकर बैठ गया। ग्रह दक्षिण पर वह प्रकाश के गोलों के उजागर होने को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक कल्टीवेशन के लिए उनका उपयोग नहीं किया था। हर दिन कल्टीवेशन के लिए उनका उपयोग न करने से उसे बहुत असहजता महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा नहीं है। आर्य को लगा कि उसे कल्टीवेशन की लत लग गई है। लेकिन अब उसने अपने विचार को परखने की योजना बनाई। वह सीधे अपने दिमाग के अंदर प्रकाश के गोलों का उपयोग करने की कोशिश करने वाला था। उसकी मानसिक शक्ति ने उसके दिमाग में मौजूद डायमेंशन में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उसने आगे बढ़कर एक हल्के लाल गोले को छुआ और उसे अवशोषित करने की कोशिश की। जल्द ही हल्का लाल गोला चमका और डायमेंशन से गायब हो गया। फिर आर्य को अपने शरीर में एक शक्तिशाली बल दौड़ता हुआ महसूस हुआ जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को पोषण दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में एक अदृश्य बल क्षेत्र बन गया है जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया है। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर को देखा। सतह पर कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे अंधेरी धाराएं बह रही थीं। आर्य की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। उसकी योजना काम कर गई। अब से वह छोटे प्रकाश के गोलों को बाहर निकाले बिना भी कल्टीवेशन कर सकता था। छोटे प्रकाश के गोले की ऊर्जा आर्य के शरीर को पोषण देती रही। आर्य ने पाया कि भले ही उसका शरीर पहले ही पूर्ण रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच चुका था, फिर भी प्रकाश का गोला धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति को बढ़ा रहा था। क्या इंसानों की कोई सीमा नहीं थी? उसे लगा कि जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। हालांकि उसके शरीर को अभी भी बेहतर बनाया जा सकता था, फिर भी आर्यन ने अपने शरीर में ची लाने और स्पिरिट मार्शल स्टेट में प्रवेश करने का फैसला किया। शरीर की शक्ति और स्पिरिट पावर का मतलब निश्चित रूप से अधिक शक्ति होगा। ये सोचते हुए उसने अपनी हथेली बढ़ाई और अपनी विंड गॉड आर्ट से डेस्क से कंप्यूटर पकड़ लिया। आर्य उत्साहपूर्वक फेडरेशन मार्शल आर्ट्स वेबसाइट पर गया। ये इंसानों के लिए मार्शल आर्ट्स का पवित्र मैदान था। परिवारों से संबंधित कुछ अनूठी कल्टीवेशन विधियों और मार्शल तकनीकों के अलावा अन्य सभी कल्टीवेशन विधियों और मार्शल तकनीकों को यहाँ एकत्र किया गया था। कुछ मुफ्त थी और हर कोई उन्हें डाउनलोड कर सकता था। दूसरों के लिए मार्शल आर्ट्स वेबसाइट पॉइंट्स या फेडरेशन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता थी। आर्य ने लॉग इन करने के लिए अपनी पहचान का उपयोग किया और स्पिरिट मार्शल स्टेट सेक्शन खोला। ची अट्रैक्शन चैंट 5 साल का कल्टीवेशन 3 साल की प्रैक्टिकल बैटल, स्पिरिट फोर्स के उपयोग की मूल बातें, स्पिरिट मार्शल स्टेट तक पहुंचने से लेकर हार मानने तक। ओह माय, इतने सारे हैं। आर्य ने सभी प्रकार के उपलब्ध पाठ्यक्रमों को देखा और परेशान महसूस किया।
चून की सरकार मार्शल आर्ट्स को बहुत बढ़ावा देती थी, इसलिए सभी कल्टीवेशन विधियां मुफ्त थीं। वैज्ञानिकों और मार्शल आर्ट्स के जानकारों ने एल्फ रेस का अध्ययन किया और मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर ची अट्रैक्शन चैंट बनाया। ये इंसानों के लिए सबसे उपयुक्त कल्टीवेशन विधि थी। स्पिरिट मार्शल स्टेट तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति इसे कल्टीवेट कर सकता था और आर्य के लिए इसे कल्टीवेट करने का समय आ गया था। आर्य आशान्वित था। वह सोच रहा था कि अपने शरीर में ची को निर्देशित करने के बाद वह कितना मजबूत हो जाएगा। उसने डाउनलोड पर क्लिक किया और यह तुरंत पूरा हो गया। फिर आर्य ने इसे खोला और इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। मार्शल वॉरियर स्टेट मार्शल आर्ट्स की नींव थी। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, आपके लिए ची को आकर्षित करना उतना ही आसान होगा और आप उतनी ही अधिक ची को आकर्षित कर पाएंगे। आपका डेंटियन भी अधिक स्पिरिट ची को स्टोर करने में सक्षम होगा। आर्य खुश महसूस कर रहा था। अपने बॉडी रिफाइनमेंट लेवल के साथ वह भारी मात्रा में स्टोर और आकर्षित करने में सक्षम होगा। चूंकि उसने काफ़ी कुछ हल्के बैंगनी प्रकाश के गोलों का उपयोग किया था, इसलिए आर्य की सीखने की क्षमता काफ़ी अच्छी थी। उसने बस इसे कुछ बार देखा और पूरी कल्टीवेशन विधि को लगभग याद कर लिया। वह अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने ची अट्रैक्शन चैंट का उपयोग करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने महसूस किया कि स्पिरिट ची को आसपास की जगह से बाहर निकाला जा रहा है और वह उसके शरीर की ओर दौड़ रही है। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसकी आर्य ने कभी उम्मीद नहीं की थी। स्पिरिट ची के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने बस पास की एक कोशिका ढूंढी और वहीं रुक गई। वह उसके मेरिडियन से नहीं गुजरी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका डेंटियन में जाने का कोई इरादा है। आर्य, रुको, ये योजना के अनुसार नहीं हुआ। मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ची को 12 मुख्य मेरिडियंस और फिर रेन और डू मेरिडियन से गुजारना है और अंत में डेंटियन में व्यवस्थित करना है। मेरी स्पिरिट ची ने रहने के लिए बस एक यादृच्छिक जगह कैसे ढूंढ ली? आर्य सन रह गया। क्या मैंने नकली मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट की? उसने उस स्पिरिट ची के टुकड़े का उपयोग करने का प्रयास किया जिसे उसने अभी आकर्षित किया था और पाया कि इसका उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने इसका उपयोग करना बंद किया, स्पिरिट ची नहीं हिली और बस वहीं बस गई जहां उसे धकेला गया था। आर्य पूरी तरह से चकित था। क्या उसे स्पिरिट मार्शल स्टेट में भी माना जाएगा? ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। आलसी स्पिरिट ची का इलाज कौन सी दवा कर सकती है? चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। आर्य ने भौहें सिकुड़ी। उसने ची अट्रैक्शन चैंट के अजीब घटना वाले अनुभाग की जांच करने का फैसला किया। वहां सभी प्रकार के प्रश्न थे और कुछ लोग उनका उत्तर देते थे। आर्य ने सभी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखा। प्रश्न: मैं एक दिन ध्यान करने के बाद भी अपने शरीर में स्पिरिट ची को क्यों नहीं खींच पा रहा हूं? उत्तर: यदि आप ध्यान करते समय कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आपको हार मान लेनी चाहिए। आपके पास कोई कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है। प्रश्न: जब ची रेन और डू मेरिडियन से गुजरती है तो चुभने वाला दर्द क्यों होता है? उत्तर: ची का रास्ता गलत है, पैरों से हाथों की ओर जाओ। प्रश्न: स्किन रिफाइनमेंट में इतना दर्द क्यों होता है? मैं रोना चाहता हूं। उत्तर: बच्चे, तुम गलत जगह आ गए हो और बॉडी रिफाइनमेंट में दर्द तो होना ही है। प्रश्नों और उत्तरों के कुछ 100 पन्ने थे। आर्य ने स्पिरिट ची और आलस्य जैसे कीवर्ड्स भी खोजे। एक भी मैच नहीं था। उसे लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। मेरी स्पिरिट फोर्स इतनी अजीब क्यों है? आर्य ने ची अट्रैक्शन चैंट के लिए प्रश्न और उत्तर अनुभाग छोड़ दिया। 1 घंटे बाद आर्य को मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट अनुभाग में एक ब्लॉग में कुछ परिणाम मिले। यह एक नश्वर से परे विकसित होने के बाद स्पिरिट ची के उपयोग के बारे में था। ये काफ़ी हद तक इस बारे में था कि अपच ओपनिंग स्टेट को तोड़ने के बाद मार्शल आर्टिस्ट एक नश्वर से परे विकसित होने और स्पिरिट चरण में प्रवेश करने के चरण तक कैसे पहुंचेगा। स्पिरिट ची शरीर की हर कोशिका में फैल जाएगी। उस बिंदु के बाद स्पिरिट ची का उपयोग पहले जैसा नहीं रहता। व्यक्ति को धीरे धीरे नए नियम का उपयोग करना सीखना होगा। यह एक बहुत ही उपयोगी ब्लॉग था जिसे किसी मास्टर ने लिखा था जिसने अभी अभी मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट से प्लेनेटरी स्टेट में प्रवेश किया था। स्पिरिट मार्शल स्टेट के बाद ये एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट, कोर मार्शल स्टेट, अपच ओपनिंग स्टेट, मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट और फिर प्लेनेटरी स्टेट में जाता था। प्लेनेटरी स्टेट और उससे ऊपर के उन सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को प्लेनेटरी मार्शल आर्टिस्ट्स कहा जाता था। वे केवल अपने शरीर के साथ अंतरिक्ष में जीवित रह सकते थे। इसका मतलब था कि वे सामान्य लोग नहीं थे। आर्य, तो न केवल मेरी स्पिरिट ची आलसी है, तो मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट और उससे ऊपर के सभी लोगों की स्पिरिट ची आलसी है। फिर भी यहाँ समस्या यह है कि वह सिर्फ एक नौसिखिया स्पिरिट मार्शल स्टेट है। अपने कमरे में आर्य अत्यंत जटिल भावों के साथ अपने कंप्यूटर को देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि आलसी स्पिरिट फोर्स मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट से ऊपर के शक्तिशाली प्राणियों की पहचान है तो वह अपनी भावनाओं का वर्णन भी नहीं कर सकता था।
शक्ति, वह तो एक नौसिखिया था। कूलनेस, शक्तिशाली प्राणियों के समान। क्या उस जैसे किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीटा जाएगा क्योंकि वह दिखावा करने में विफल रहा? वह चिंतित था। आर्य ने आह भरी और अपना सिर रगड़ा। भले ही कुछ भी हो, सब कुछ ठीक था जब तक कि वह गलत रास्ते पर नहीं जा रहा था। आर्य ने कंप्यूटर बंद कर दिया और बैठ गया, एक बार फिर कल्टीवेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस पल उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक साहसी विचार आया। चूंकि दोनों ही कल्टीवेशन थे, वह पहले छोटे प्रकाश के गोलों का उपयोग कर सकता था और फिर कल्टीवेट कर सकता था। क्या प्रभाव बेहतर होंगे? आर्य ने तुरंत अपने विचार को आजमाया। उसने सीधे अपने दिमागी डायमेंशन से प्रकाश के गोलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। आर्य के शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा दौड़ने लगी। आर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ची अट्रैक्शन चैंट का उपयोग करना शुरू कर दिया। शुद्ध और फूटती हुई ऊर्जा तुरंत ची अट्रैक्शन चैंट के मार्गदर्शन में प्रवाहित होने लगी। ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो गई और एक हिस्सा धीरे धीरे आर्य के शरीर को सभी पहलुओं में सशक्त बनाने लगा, जबकि दूसरे हिस्से ने अंतरिक्ष से स्पिरिट फोर्स खींची और उसे आर्य के शरीर के अंदर खींच लिया। आर्य ने महसूस किया कि उसकी कोशिकाएं और अधिक पोषित हो रही हैं। वे क्रिस्टल जैसे रंग के साथ चमकीं। उसी समय जब स्पिरिट फोर्स ने आर्य के शरीर में प्रवेश किया तो उसे रहने के लिए यादृच्छिक कोशिकाएं मिल गईं और कोशिकाओं में स्पिरिट फोर्स वेव्स उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक छोटा प्रकाश का गोला खत्म हो गया। हालांकि आर्य ने परवाह नहीं की। वह अपने मानसिक डायमेंशन में गया और 5 छोटे गोलों को एक साथ खींच लिया। गड़गड़ाहट, आर्य के शरीर में शक्ति का विस्फोट हुआ और आर्य का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने भौहें सिकुड़ी लेकिन ची अट्रैक्शन चैंट का उपयोग करना जारी रखा। अंतरिक्ष से उसके शरीर में प्रवेश करने वाली स्पिरिट फोर्स के साथ उसका शरीर मजबूत और मजबूत होता गया। ये गति मार्शल वॉरियर स्टेट की तुलना में बहुत तेज थी। ये बहुत बहुत तेज थी। गति में इस तरह की वृद्धि ने आर्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। धीरे धीरे छोटे प्रकाश के गोले एक बार फिर खत्म हो गए। आर्य ने कल्टीवेट करने की अपनी इच्छा को दबा दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ओह माय, आसमान छूती गति। बस कुछ ही घंटों में आर्य को लगा कि वह शायद पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत हो गया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और स्पिरिट फोर्स वेव्स के साथ मिश्रित एक क्रिस्टल जैसा रंग दिखाई दिया। यह उसके शरीर और स्पिरिट फोर्स का संयोजन था। वह अपनी स्पिरिट फोर्स का उपयोग उस तरह नहीं कर सकता था जैसे उसने गॉड आर्ट स्टेट तक पहुंचने वाली अपने शरीर की शक्ति का उपयोग किया था। उसे और अधिक शिकार के माध्यम से इसे सुधारने की आवश्यकता थी। अपनी अपार शक्ति को महसूस करते हुए आर्य ने अपने होंठ उठाए और मुस्कुराया। वह काफी मजबूत लग रहा था। ठीक जब आर्य आत्म प्रशंसा में डूबा हुआ था, दरवाजे पर ईशानी की कोमल आवाज सुनाई दी, भैया, माँ और डैड घर आ गए हैं। रात का खाना तैयार है। जब आर्य ने ये सुना तो उसका मुंह हैंग गया। ईशानी की आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी चिंता हुई। कौन जाने वह उसे फिर से फंसाएगी या नहीं। लेकिन आर्य ने अभी भी उस पल के बारे में सोचा जब ईशानी उसकी बाहों में काम रही थी और उसके लिए चिंतित थी। ये बहुत अच्छा नहीं था। क्या वह इसे महसूस कर रहा था? वह सोच रहा था कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। आर्य ने पूछने का मौका ढूंढने की योजना बनाई। अन्यथा जीवन की 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये होगी कि वह उसे पसंद करती है। वह बहुत अजीब होगा। भैया, ईशानी की आवाज़ और भी कोमल हो गई। आर्य का शरीर जम गया और उसने दरवाज़ा खोलते हुए जल्दी से कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा भाई बस कल्टीवेशन कर रहा था। मेरी बहन ईशानी, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारा भाई कितनी कड़ी मेहनत करता है? ईशानी के प्यारे चेहरे ने मुस्कुराते हुए आर्य को देखा। ठीक है, ईशानी जानती है कि भैया कड़ी मेहनत करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, माँ और डैड बहुत खुश लग रहे हैं। आर्य ने ये सुना और सिर हिलाया। इस बारे में सोचकर उसे खुशी हुई। मौजूदा उसे उन्हें गौरवान्वित करना चाहिए, है ना? जैसे ही वह नीचे गया, सुनीता ने उसे गले लगा लिया। मेरे अच्छे बच्चे, तुम सच में बड़े हो गए हो। थोड़ी देर बाद उसने आर्य को जाने दिया और उसका चेहरा सहलाया। उसने अपनी चिंताओं के बारे में नहीं बताया, उसके शब्दों में केवल गर्व था। विक्रम ने आर्य को ईर्ष्या से देखा। वह उसकी पत्नी थी, लेकिन अगर वह अब ये कहते तो शायद उन्हें सजा मिलती। वे केवल मिश्रित भाव के साथ आर्य के कंधे को थपथपा सकते थे और उसे गहराई से देख सकते थे। ठीक जब आर्य उस गहरी नज़र को लेकर उलझन में था, विक्रम मुस्कुराए और बोले, अहम आर्य, तुम्हारे अंकल मुझसे अपनी बेटियों को तुम्हें फिर से मिलवाने के लिए कह रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? जाकर देख लो, वे सब सुंदर हैं। आर्य, उसने अविश्वास से विक्रम को देखा। डैड, आपने मुझे इतनी देर तक सिर्फ ये कहने के लिए देखा। मुझे लगा कि आपके पास मेरे लिए कुछ तारीफें होंगी। मुझे नहीं लगा था कि आप इस तरह के डैड हैं। जब विक्रम ने ये सुना तो उन्होंने अपनी चंचल मुस्कान हटा दी। उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम एक बड़े हो चुके आदमी हो। तुम्हें एक आदमी की जिम्मेदारियों को याद रखने की जरूरत है और तुम जो करते हो उसके लिए जिम्मेदार बनो।
मैं और क्या कह सकता हूँ? आर्य ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया। मैं जानता हूँ डैड। सुनीता ने दोनों की ओर देखकर मुस्कुराया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। आर्य, तुम निश्चित रूप से बाहर खाना नहीं खाना चाहते। मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। आर्य ने ये सुना और मेज पर मौजूद ढेर सारे खाने पर नज़र डाली और तुरंत तारीफ की। माँ, आपकी महिमा और सुंदरता अद्वितीय है। इससे पहले कि आर्य अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम ने आर्य को बुरे हाव भाव के साथ मेज की ओर खींच लिया। उसने सुनीता की जीवंत मुस्कान को देखा और अपनी ठुड्डी को छुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ तारीफें सीखने की जरूरत है। ईशानी आर्य के बगल में बैठ गई और मुस्कुराए। भैया, फेडरल यूनिवर्सिटी में गारंटीड एडमिशन के लिए बधाई। उसकी आंखों में थोड़ी दृढ़ता दिखाई दी। अपनी प्रतिभा के साथ उसे शायद फेडरल यूनिवर्सिटी में गारंटीड एडमिशन नहीं मिल सकता था, लेकिन वह हाई स्कूल परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश करने में सक्षम हो सकती थी। आर्य मुस्कुराया। हे, तुम्हारा भाई ऐसा जीनियस है। अचानक आर्य को कुछ याद आया और उसने ईशानी को एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। बाद में मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें एक खजाना दिखाऊंगा। ये सुनकर विक्रम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस बीच सुनीता ने एक वयस्क वाली मुस्कान दिखाई और खुशी से दोनों को देखा। ईशानी सन रह गई और फिर शर्मा गई। उसने चुपचाप कहा, क्या आप इसे अभी नहीं बता सकते? आर्य ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह एक राज है। ये सबसे अच्छा था कि उसके माता पिता अभी न जाने। जब वह मजबूत हो जाएगा तो वह देखेगा कि क्या वह उन्हें फिर से कल्टीवेशन करने दे सकता है। हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स का जीवन काल लंबा होता था। उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार हमेशा साथ रहेगा। रात के खाने के बाद विक्रम की गुर्राहट और सुनीता की मज़ेदार नज़रों के बीच आर्य और ईशानी ऊपर चले गए। आर्य के कमरे में प्रवेश करने के बाद आर्य ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुड़कर देखा कि ईशानी उसके बिस्तर के सामने खड़ी थी। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हुआ? ईशानी ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थीं और उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। भैया, आप मुझे क्या दिखाने वाले हैं? जब आर्य ने यह सुना तो वह ईशानी को देखकर मुस्कुराया। बेशक, ये कुछ अच्छा है। तुम्हें पसंद आएगा। फिर आर्य ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक हल्का लाल गोला दिखाई दिया। इससे निकलती हुई हल्की रोशनी ने उनके चेहरों पर लाल रंग की एक परत चढ़ा दी। ईशानी ने आर्य के हाथ में अचानक प्रकट हुए प्रकाश के गोले को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह क्या है? आर्य मुस्कुराया। ये पहली गॉड आर्ट है जिसे मैंने जागृत किया है। आर्य ने पहले ही एक बहाना ढूंढ लिया था। हर तरह की गॉड आर्ट्स होती थीं। ललिता के पास तो कमजोरियों को देखने वाली अवैज्ञानिक गॉड आर्ट भी थी। तो क्या हुआ अगर उसके पास ऊर्जा पैदा करने वाली गॉड आर्ट है? ये पूरी तरह से वाजिब था। उसने हैरान ईशानी को देखा और कहा, यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका उपयोग कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता है। ये मार्शल वॉरियर स्टेट के सभी स्तरों को पूर्णता तक ला सकती है। क्या? ईशानी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से आर्य को देखा। मार्शल वॉरियर स्टेट में सभी छोटे स्तरों में पूर्णता तक पहुंचना, यह ऐसा कुछ नहीं था जो सामान्य प्रोडिजी कर सकें। उसने छोटे प्रकाश के गोले को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसने आर्य को देखा और कहा, भैया, ये बहुत कीमती है। आपको इसे खुद इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ईशानी बहुत खुश है कि आप इसे मेरे साथ साझा करने को तैयार हैं। आर्य मुस्कुराया। यह मेरी एक प्रतिभा है, मैं इसे हर दिन पैदा कर सकता हूँ। मैं पहले से ही स्पिरिट मार्शल स्टेट में हूँ, इसलिए इसका मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। ईशानी ने यह सुना और पुष्टि पाने की कोशिश करते हुए अपने होंठ काटे। क्या वास्तव में इसका भैया के लिए कोई उपयोग नहीं है? आपको मुझसे झूठ बोलने की अनुमति नहीं है। नहीं तो ईशानी डैड को रिकॉर्डिंग के बारे में बता देगी। आर्य का मुंह हैंट गया। वह हमेशा उसे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी और उसके डैड इस बारे में संवेदनशील थे। वह क्या कर सकता था? वह हताश था। चिंता मत करो, मैंने ईशानी से झूठ नहीं बोला। ये सबसे निचले स्तर का गोला था। अभी के लिए ईशानी के लिए ये काफ़ी था। उच्च स्तर के गोलों में ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। यह उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। आर्य की पुष्टि सुनकर ईशानी मुस्कुराए और प्रकाश का गोला ले लिया। तो ईशानी इसके बारे में ज़्यादा औपचारिकता नहीं दिखाएगी। इसके साथ वह निश्चित रूप से उसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकती थी जहां आर्य था। आर्य ने सिर हिलाया और मुस्कान के साथ कहा, ईशानी, इसे अभी आजमाओ। अगर कोई समस्या होती है तो मैं समय रहते उसे हल कर सकता हूँ। ये पहली बार था जब वह किसी और को प्रकाश का गोला दे रहा था। उसे बस मामले पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई समस्या होती तो वह उसके लिए गोले की ऊर्जा को बस निगल सकता था। ईशानी ने सिर हिलाया। उसने चारों ओर देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया जब वह शांति से आर्य के बिस्तर पर चढ़ गई। आर्य ने उसे बैठते और प्रकाश का गोला खाते हुए देखा। तुरंत उसका शरीर लाल हो गया। उसकी सुंदर बाहें तन गईं जैसे कि उसे दर्द हो रहा हो। हालांकि
वह रुकी नहीं। उसने कल्टीवेशन जारी रखा। आर्य गंभीरता से देख रहा था। अगर कुछ हुआ तो वह उसे तुरंत हल कर देगा। डॉट डॉट डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटे बाद ईशानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कमरे में आर्य बिल्कुल नहीं दिखा। अचानक उसे एक अजीब गंध आई। फिर उसने अपने शरीर को देखा और कांप उठी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से जलने लगा। आर्य, जो शुरू से ही बाहर खड़ा था, ने देखा कि दरवाजा खुला और ईशानी की आकृति बाथरूम में घुस गई। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ तक कि ईशानी जैसी सुंदर लड़की के शरीर में भी अशुद्धियाँ थीं। लेकिन उसे अजीब न लगे, इसलिए आर्य जल्दी चला गया था। उसे अंदर जाते देख और पानी की छपछपाहट सुनकर आर्य मुस्कान के साथ दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पानी रुक गया। फिर ईशानी की शर्मिंदगी भरी आवाज़ आए, आर्य, आर्य, क्या आप दरवाजे पर हैं? आर्य ने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ ईशानी, तुम्हारा भाई यहाँ है। बाथरूम एक पल के लिए शांत हो गया और फिर ईशानी की दयनीय आवाज़ आई, भैया, ईशानी बदलने के लिए कपड़े नहीं लाए। क्या आप ईशानी के लिए ला सकते हैं? हा, ये हो रहा था। जब उसके साथ ऐसा हुआ था तो उसने उसे अभ्यास करने के लिए मजबूर किया था। उसे यह अभी भी याद था। ईशानी, तुम भी ऐसी परिस्थितियों में फंस गईं। उसके होंठ पागलों की तरह ऊपर उठे। जरूर, सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दो। यह उसकी योजना थी। उस जैसे होशियार व्यक्ति के लिए वह इस अवसर का उपयोग कैसे नहीं करता। आर्य खुशी से इस सब के बारे में सोच रहा था। इस बार वह ब्लैकमेल से छुटकारा पा सकेगा। बाथरूम फिर से शांत हो गया। ठीक जब आर्य ईशानी के आत्मसमर्पण का इंतजार कर रहा था, सुनीता ईशानी का पजामा लेकर आ गईं। उन्होंने आर्य को हैरानी से देखा। अच्छे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हो तो ईशानी ने मुझे अपने कपड़े लाने के लिए मैसेज क्यों किया? आर्य, फ़ोन। उसका फ़ोन कहाँ से आया? फिर उसे याद आया, ईशानी कपड़े पहनकर ही अंदर गई थी। इस वजह से उसका फ़ोन भी अंदर ले जाया गया था। आह, गलत गणना। सुनीता ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, ईशानी, तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं। फिर दरवाज़ा थोड़ा खुला और सुनीता ने कपड़े दिए और चली गईं। जाने से पहले उन्होंने आर्य को एक अजीब नज़र से देखा। जल्द ही दरवाज़ा फिर से खुला। ईशानी ने अपना टैडी पजामा पहन रखा था। उसका सुंदर चेहरा लाल था। स्पष्ट रूप से वह अपनी पिछली स्थिति के बारे में शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने आर्य की ओर देखा और फिर जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई, केवल खुद को अपने कंबल में ढकने के लिए। उसने आर्य को बिना कुछ कहे वहीं छोड़ दिया। आर्य ने सोचा कि ईशानी उसकी योजना की विफलता पर विजयी महसूस करेगी, लेकिन वह बस ऐसे ही भाग गई। उसने अपना सिर हिलाया। आर्य ईशानी के कमरे तक गया और खटखटाया। ईशानी, मेरे पास अभी भी वो छोटे गोले हैं जिनकी तुम्हें आज रात कल्टीवेशन के लिए आवश्यकता होगी, उन्हें ले लो। कुछ पलों बाद दरवाज़ा खुला। ईशानी भावहीन होकर अंदर खड़ी थी और अपना हाथ बढ़ाया, जबकि वह एक तरफ देख रही थी, आर्य को बिल्कुल नहीं देख रही थी। आर्य मुस्कुराया। क्या वह पहले की वजह से शर्मिंदा थी? उसने और कोई परेशानी नहीं बढ़ाई। उसने एक छोटा गोला निकाला और उसे दे दिया। गोला लेते ही ईशानी जल्दी से वापस अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आर्य अपने कमरे में लौट आया और कल्टीवेशन के लिए तैयार हो गया। इस पल उसके फ़ोन पर एक संदेश आया। उसने इसे खोला और देखा कि यह एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। आर्य ने भावहीन होकर नाम देखा, आयरन फिस्ट जजमेंट। उसने शांति से अस्वीकार कर दिया। बस नाम देखकर ही उसे पता चल गया कि यह वह शराबी यंग ड्यूक थी। उसे लगा कि उसे जोड़ना बहुत परेशानी भरा होगा। जैसे ही उसने अस्वीकार किया, उसका फ़ोन बज उठा। आर्य का मुंह हैंग गया। क्या उसे ऐसा नाटक करना चाहिए कि वह वहाँ नहीं था? लेकिन उसने इसके बारे में सोचा। उसने अभी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट अस्वीकार की थी, इसलिए वह अभी नाटक नहीं कर सकता था। आर्य ने बेबसी से कॉल का जवाब दिया। कमीने, तुम्हारी बहुत हिम्मत है, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, नैना की आवाज़ गूंजी। जब आर्य ने नैना का जानलेवा स्वर सुना तो उसका दिल ठंडा हो गया। उसने जल्दी से गंभीर आवाज़ में जवाब दिया, आप क्या कह रही हैं मिस नैना? मैं बेहद खूबसूरत मिस नैना को व्यक्तिगत रूप से जोड़ते हुए देखकर इतना उत्साहित था कि मैंने गलत बटन दबा दिया। नैना, पहली बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसके सामने इतना ढीठ बनने की हिम्मत की। अगली बार जब वह उसे देखेगी तो वह आयरन फिस्ट जजमेंट का स्तर बढ़ा देगी। लेकिन अभी उसने आर्य को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और कहा, मुझे फिर से जोड़ो। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक शिक्षिका रहूंगी। 1 महीने में एलीट क्लास के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी करो और मरना मत। आर्य ने सिर हिलाया। ओह, ठीक है, मैं इसके लिए अच्छी तैयारी करूंगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने क्या सुना। वह खांसा और पुष्टि की, मैम, मरने मत का क्या मतलब है? डोंग डोंग डोंग। डकार, इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है।
आर्य, नैना को पीते और संतोष में आह भरते सुनकर आर्य को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। किस तरह की प्रवेश परीक्षा में लोग मारे जाते हैं? क्या परीक्षा आमतौर पर वर्चुअल रियलिटी में एक अभ्यास नहीं होती थी? उसका मुंह हैंग गया। मैम, कृपया मेरे साथ मजाक मत कीजिए। किस तरह की प्रवेश परीक्षा में लोग मारे जाएंगे? ये फेडरल यूनिवर्सिटी और एम्परर कैपिटल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा है। बेशक, लेकिन चिंता मत करो, मृत्यु दर बहुत कम है, 10% से कम। क्या लोग वास्तव में इससे मर जाते हैं? आर्य हैरान था। उसने भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से पूछा, मैम, प्रवेश परीक्षा क्या है? नैना ने थोड़े हल्केपन के साथ कहा, हाँ, कुछ नहीं, बस फ्रंट लाइन पर एक लड़ाई लड़ना और कुछ शहरों पर हमला करना। ये फेडरल यूनिवर्सिटी और एम्परर कैपिटल एकेडमी की एलीट क्लास की एक पुरानी परंपरा है। आर्य की आवाज़ कांप उठी। बस कुछ शहरों पर हमला करना, यह एक पुरानी परंपरा है। किस तरह की अजीब प्रवेश परीक्षा में लड़ाई लड़ना और शहरों पर हमला करना शामिल होगा? उसका दिमाग हिल रहा था। हाँ, चिंता मत करो, हर साल की एलीट क्लास जाएगी। स्क्वाड का नेतृत्व करने वाले शिक्षक होंगे। नए लोग बस कुछ बैकग्राउंड सपोर्ट करते हैं। अगर तुम सावधान रहे तो तुम नहीं मरोगे। ... ऐसा लगता है कि उसके स्कूल के साथियों की पिछली पीढ़ी भी इससे गुजरी थी। मानव जाति की 2 सबसे मजबूत अकादमियां वास्तव में भयानक थीं। हम 1 महीने के लिए फ्रंट लाइन पर रहेंगे। तो मैं अगले महीने तुम्हें और ललिता को लेने आऊंगी। इस महीने अपने कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित करूंगी। तुम्हारी वर्तमान युद्ध शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 के बारे में है, इसलिए इस महीने के भीतर एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4 तक पहुंचो। यदि तुम नहीं करते तो मैं तुम्हें लटका दूंगी और पीटूंगी। उद्धरण चिन्ह ... क्या स्कूल बदलने में बहुत देर हो चुकी है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? ... रुकने के बाद नैना ने फिर भी कहा, अगर तुम वास्तव में नहीं जाना चाहते तो तुम बस साधारण क्लास में जा सकते हो। उस तरह तुम्हें अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए युद्ध के मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कैसा रहेगा? क्या तुम साधारण क्लास में जाना चाहते हो? आर्य ने अपना चेहरा खुजलाया। बेशक नहीं। फिर तुम एक लड़की की तरह शिकायत क्यों कर रहे हो? आर्य, वह नैना को याद दिलाना चाहता था कि वह एक लड़की है, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने उस आवेग को मुश्किल से दबाया। फिर उसने कहा, वैसे क्या छात्रों को खुद रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है? आप हमें क्यों लेने आ रही हैं? नैना एक यंग ड्यूक थी। नैना ने थोड़ी और शराब पी और नाखुशी से कहा, ये सब उन सीनियर्स की वजह से है। वे बहुत परेशानी वाले हैं। वे मुझे सबसे छोटी चीज़ें करने के लिए भेजते हैं। तुम्हारी जगह रास्ते में है, इसलिए मैं तुम लोगों को ले लूंगी। आर्य को एहसास हुआ और उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अपने कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करूंगा। बस इतना ही। मुझे जोड़ना याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें लटका दूंगी और पीटूंगी। आर्य, क्या उसे वास्तव में लोगों को लटकाना और पीटना पसंद है? उसे अचानक चिंता होने लगी। फोन रखने के बाद आर्य ने तुरंत आयरन फिस्ट जजमेंट को जोड़ा। फिर वह चिंतन करने लगा। उसकी वर्तमान शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 के बारे में थी। अगर उसे फ्रंट लाइन पर जाना था तो आर्य और भी मजबूत बनना चाहता था। आखिरकार उसकी अभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वह जवानी में मरना नहीं चाहता था। उसके शरीर में मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट के कुछ गुण थे, इसलिए उसके कल्टीवेशन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उसे बस स्पिरिट फोर्स को निगलने की जरूरत थी और उसकी शक्ति तेजी से बढ़नी चाहिए। ये कुछ ऐसा था जो नैना को नहीं पता था और इसीलिए उसने लक्ष्य को एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4 निर्धारित किया था। इस बीच आर्य ने अपना लक्ष्य एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट के उच्च स्तर या यहाँ तक कि कोर मार्शल स्टेट और स्पिरिट फोर्स के अच्छे उपयोग में महारत हासिल करना निर्धारित किया। ... आर्य निशब्द था। इस लक्ष्य के साथ उसे फिर से व्यस्त होना होगा, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। कल्टीवेट। आर्य बैठ गया और फिर से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में चला गया। परिचित घास का मैदान, परिचित गंध। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश करते ही आर्य को लगा कि वह घर वापस आ गया है। यहाँ के खूंखार जानवर अच्छे दिखते थे और प्रकाश के गोले गिराते थे। आर्य ने अपनी विंड एलिमेंट गॉड आर्ट का उपयोग करके खोजना शुरू कर दिया। ईशानी को अपने कल्टीवेशन के लिए छोटे प्रकाश के गोलों की आवश्यकता थी, इसलिए आर्य ने अभी भी निम्न स्तरीय जानवरों को मारा और प्रकाश के गोले ले लिए। ... गड़गड़ाहट। 2 घंटे बाद मैदान के किसी हिस्से में एक चौंकाने वाली आवाज़ उठी। बड़े खरगोश सभी दिशाओं में भागने लगे। आर्य आसमान से जोर से गिरा और मुंह भर खून थूका। उसका शरीर घावों और खून से लथपथ था। उसने आसमान में विशाल हरे भेड़िए को ठंडेपन से घूरा। विशाल हरा भेड़िया दहाड़ा क्योंकि हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। हालांकि उसका शुद्ध हरा फर खून की एक झलक से दागी था।
आर्य ने अपने होंठ उठाए। अपने शरीर, स्ट्रेंथ गॉड आर्ट और विंड गॉड आर्ट के साथ स्पिरिट फोर्स का उपयोग करने के बाद उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। अब वह विशाल हरे भेड़िए को घायल कर सकता था। वह धीरे धीरे जमीन से उठा क्योंकि उसकी आंखों में क्रिस्टल हरा रंग चमका। वह आसमान में कूदा और विशाल हरे भेड़िए के सामने दिखाई दिया। हाउल! चोटों के कारण विशाल हरे भेड़िए की आंखें जानलेवा थीं। वह हरे रंग के धुंधलके में बदल गया और एक बार फिर आर्य की ओर दौड़ा। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। बहती हुई हरी रोशनी में बदल गया। गड़गड़ाहट! हवा में दो हरे रंग टकराए। भयानक विंड ब्लेड्स सभी दिशाओं में उड़े। जमीन की सारी घास साफ हो गई। आर्य ने विशाल हरे भेड़िए के पंजे के हमले को अपनी बाईं मुट्ठी से रोका। हल्की चटकने की आवाज और एक चुभने वाला दर्द हुआ। स्पष्ट रूप से उसकी हड्डियां टूट गई थीं। हालांकि उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसका दाहिना पैर चाबुक में बदल गया। उसकी शारीरिक शक्ति और स्पिरिट फोर्स विशाल हरे भेड़िए की कमर पर काटने वाले हरे ब्लेड में बदल गई। विशाल हरे भेड़िए ने खतरा महसूस किया और अपनी पूंछ लहराए आर्य के दाहिने पैर से टकराए। आर्य को पीछे धकेल दिया गया। ठीक जब आर्य फिर से हमला करने वाला था, उसके सामने का नज़ारा काला हो गया। अंधेरा है। आर्य ने उलझन में ऊपर देखा लेकिन केवल एक विशाल सुनहरी आंख को उसे घूरते हुए देखा। फिर उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। जब उसकी दृष्टि ठीक हुई तो वह बाहर था। वह फिर से मर गया। आर्य बड़बड़ाया, शिट! एक और शक्तिशाली प्राणी गुजर रहा था और एक नौसिखिए को सता रहा था। ये बहुत बुरा था।